अध्ययन करेंगे 12वीं के रसायन विज्ञान के चौथे अध्याय का, जिसे आप डी और ए ब्लॉक के तत्व कहते हो। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स एक एक करके समझेंगे कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उसके पश्चात समझेंगे कि ए ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व की आप बात करते हो आप इन तत्वों को कहते हो संक्रमण तत्व। क्या कहते हो बालक? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। तो सबसे पहली बात ही हमको जानना है कि इन्हें आप संक्रमण क्यों कहते हो। आप जब भी आवर्त सारणी देखोगे, आवर्त सारणी में एक तरफ एस ब्लॉक के तत्व हैं, दूसरी तरफ क्या है? पी ब्लॉक के तत्व हैं, और इन दोनों के मध्य में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। इधर एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, और मध्य में क्या? डी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। और यदि हम गुणधर्म की बात करें तो इनका गुणधर्म एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य ही होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर से समझिए, यदि डी ब्लॉक के तत्व की बात करते हो तो सबसे पहली बात कि सभी तत्व धातुएं होते हैं। ऑल आर मेटल्स। सभी तत्व क्या हैं? धातुएं हैं। और धातुओं में भी एक कठोर धातुएं होते हैं यदि कुछ को छोड़ते हैं। जैसे पारा को यदि आप छोड़ दो, पारा द्रव के रूप में है ना, हाइड्रागायरम जिसका लैटिन नाम है। तो यदि हम बात करें तो ये धातुएं हैं, कठोर धातुएं हैं, गलनांक क्वथनांक इनका उच्च होता है, और इनके जो गुणधर्म होते हैं एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है, इसीलिए इसे हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जैसे यदि आप बात करोगे डी ब्लॉक के तत्वों में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यदि डी ब्लॉक के तत्व की बात कर रहे हो, और डी ब्लॉक के तत्व में कितने वर्ग से तत्व आने शुरू हो जाते हैं? ये तीसरा वर्ग है। कौन सा वर्ग है? तीसरा वर्ग है। और ये 12वां वर्ग है। ये क्या है? तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11 और 12। क्योंकि एस में हमने पढ़ा है ना कि पहला और दूसरा वर्ग आएगा, और पी में 13वें वर्ग से 18वें वर्ग के तत्व आते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं बालक, इसमें पहली बात हम ये सीखे कि ये तत्व दूसरे तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक पाए जाते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि जो भी डी ब्लॉक के तत्व होंगे ये सभी धातुएं होंगे। तीसरी बात हमने सीखा कि इन्हें हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो गुणधर्म होता है एस और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। अब डी ब्लॉक के तत्वों में जो सबसे बड़ी बात है बालक, जो जानने योग्य है, वो इनके गुणधर्म हैं। ये कौन कौन से गुणधर्म दर्शाते हैं? आपके एग्जाम में, बोर्ड में सबसे ज्यादा यदि कुछ पूछा गया है तो इनके गुणधर्मों के बारे में ही पूछा गया है। इनके गुणधर्मों में आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व जो हैं ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? डी ब्लॉक के मैक्सिमम जो तत्व हैं, अधिकतम जो तत्व हैं, वो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
जैसे आप एस ब्लॉक की बात करोगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। चूंकि हाइड्रोजन धातु नहीं है तो हम इसकी गुणधर्म की बात नहीं करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम की बात करते हो। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। लेकिन आप जब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक तक पहुंचते हो तो ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप स्कैंडियम की बात करो तो स्कैंडियम के जो अंतिम कोश है, आप बोलते हो ना 3D में कितने आते हैं, आप बताओ 21 है ना, तो 3D 1 4s2 आप भरते हो ना। 3D में 1 और 4s में कितना 2, तो 4s से कितने निकलते हैं 2 और 3D से कितना 1, यानी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था निरूपित करेंगे +3। तो लगभग सभी जो संक्रमण तत्व हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था निरूपित करते हैं। इसके अलावा भी जो मैंगनीज है ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक क्या करता है, निरूपित करता है ऑक्सीकरण अवस्था। यानी एक ही तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। इस अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के कारण ही हम कहते हैं कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। पहली बात। दूसरी जो मुख्य बात आप बताते हो बालक संक्रमण तत्वों के बारे में, आप कहते हो ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो रंगीन क्यों होंगे, क्योंकि इनमें डी कक्षक क्या है, रिक्त होते हैं ना। डी कक्षक क्या पाई जाती है, रिक्त डी कक्षक पाई जाती है और रिक्त डी कक्षक पाए जाने के कारण इनमें डीडी संक्रमण होता है। क्या होता है, डीडी संक्रमण। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त करके उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तटस्थ अवस्था से, तो जब जाते हैं तब तो नहीं, लेकिन जब वो वापस ऊर्जा जब उनकी खर्च हो जाती है वापस तटस्थ अवस्था में आते हैं तो जो कलर है उसको क्या करते हैं, इमिट करते हैं, कलर को विक्षेपित करते हैं। और आप कहते हो ये तत्व कैसे हैं, रंगीन है। ये रंग को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक का जो दूसरा बड़ा गुणधर्म है वो क्या, ये रंगीन होते हैं। तीसरा, आप रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे हो, रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक हमने पढ़ा है ना। रसायन विज्ञान में हमने उत्प्रेरक पढ़ा है। उत्प्रेरक के बारे में जब भी आप बताते हो तो आप कहते हो कि ये अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करते हैं। अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में ये बढ़ाते ही हैं। तो आप जब भी देखना, आप हाइड्रोजनीकरण कराते हो ना, हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का योग हम कराते थे ना, तो निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम को लेते थे। आप यहाँ से एक याद भी रख सकते हो, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम को लेते हो कहाँ, हाइड्रोजनीकरण में। और निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम डी ब्लॉक के तत्व है ना, निकिल है ना, निकिल के नीचे पैलेडियम और प्लेटिनम आएगा, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। और ये डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करके जो रासायनिक अभिक्रिया है उनको गति देने का कार्य करते हैं। पहला हमने देखा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी तत्व धातुएं हैं। दूसरा हमने देखा कि इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो परिवर्तनशील है। तीसरा हमने देखा कि ये रंगीन होते हैं, रंग को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, विक्षेपित करते हैं। चौथा हमने देखा कि इनमें उत्प्रेरकीय गुण भी पाया जाता है। ये अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। मैक्सिमम केसेस में अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं, कहीं कहीं कम भी करते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों के क्या हैं, सामान्य गुणधर्म है। और
डी ब्लॉक के तत्वों में हमने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक देखा है ना। जिंक और स्कैंडियम के मध्य में कितने तत्व आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तत्व आ रहे हैं। और यदि आप स्कैंडियम की बात करोगे, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 21 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p 6 3d 1 4s 2। अब देखो 3d 1 4s 2 आ रहा है ना, यानी D में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आप बताओ जो D है वो किस कोष में है? तीसरे कोष में है ना बालक। इसलिए इसे प्रथम श्रेणी के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व भी हम कहते हैं। किसके आधार पे? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस रिक्त कक्षक में जा रहा है उसके आधार पे हम कहते हैं। तीसरे कोष में जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो आप इसको 3D श्रेणी के तत्व कहते हो या प्रथम श्रेणी के तत्व कहते हो। दूसरी बात, इसके नीचे जो आएगा उसको द्वितीय श्रेणी के तत्व या 4D श्रेणी के तत्व कहेंगे, फिर 5D श्रेणी के तत्व कहेंगे और फिर 6D श्रेणी के तत्व कहेंगे। यही डी ब्लॉक के तत्व है। बहुत ज्यादा इससे प्रश्न नहीं बनते हैं, आपको 2-3 बातें याद रहेंगी तो इसके प्रश्न आसानी से कर लोगे। पहला आप याद रखोगे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। दूसरा आप याद रखोगे रंग का निर्माण या रंगीन वर्णक का निर्माण। तीसरा आप याद रखोगे उत्प्रेरकीय गुण। और चौथा आप याद रखोगे इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक, वो है संकुल यौगिकों का निर्माण अथवा जटिल यौगिकों का निर्माण। ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं बालक, ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं या जटिल यौगिकों का भी निर्माण ये करते हैं। संकुल यौगिक कहा जाए, जटिल यौगिक कहा जाए या उपसह संयोजन यौगिक कहा जाए, तीनों का मतलब एक से ही है। अगला अध्याय ही है ना उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में जितने भी जटिल यौगिक हैं मैक्सिमम में आप देखोगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का उपयोग हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों का क्या था? गुणधर्म था। अब हम देखेंगे ए ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व देखोगे, इसको आप कहते हो आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हो बालक? आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक का मतलब अंदर। कहां से? अंदर से। किसके अंदर से बालक? संक्रमण तत्वों के अंदर से। आप बताओ संक्रमण तत्व किसको कहते थे? डी ब्लॉक को कहते थे ना। और डी ब्लॉक के अंदर से ये निकले हुए तत्व हैं जिसको आप क्या कहते हो? आंतरिक संक्रमण तत्व। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व कहां से निकले हुए हैं? संक्रमण तत्वों से ही निकले हुए हैं। और चूंकि मुख्य भाग जो है पूरे आवर्त सारणी का, इसमें इनको हम स्थान नहीं दे पाते हैं क्योंकि स्थान होता ही नहीं है। तो आप जब भी आवर्त सारणी देखोगे नीचे 2 लाइन देखते हो ना, वो क्या है? ए ब्लॉक के तत्व हैं।
लैंथेनाइड के बाद वाले जो तत्व हैं, लैंथेनम तत्व के बाद वाले जो तत्व हैं वो सभी लैंथेनाइड्स कहलाते हैं, और एक्टिनियम तत्व के बाद वाले जो तत्व हैं वो सभी एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। चूंकि लैंथेनम को एफ ब्लॉक के तत्व में नहीं रखा गया और एक्टिनियम को भी एफ ब्लॉक के तत्व में नहीं रखा गया, लेकिन इन दोनों तत्वों के जो गुणधर्म हैं ए ब्लॉक के तत्वों से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसलिए जो प्रथम श्रेणी है ए ब्लॉक के तत्व की उसको आप लैंथेनाइड कहते हो, और जो द्वितीय श्रेणी है ए ब्लॉक के तत्वों की उसको आप क्या कहते हो? एक्टिनाइड कहते हो। लैंथेनाइड कहते हैं और क्या कहते हैं? एक्टिनाइड कहते हैं। यदि आप बात करो लैंथेनम की, और लैंथेनम के बाद जो तत्व है सीरियम से शुरू होके कहां तक जा रहा है? ल्यूटीशियम तक ना। और आप बात करो एक्टिनियम की, तो एक्टिनियम से कहां तक जा रहा है? लॉरेंशियम तक। कहां तक जा रहा है? लॉरेंशियम तक। तो ये जो तत्व हैं इनमें आप आवर्त सारणी में देखोगे ना तो यूरेनियम के बाद के जो तत्व हैं वो आपको रेड देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं? रेड। तो इसके यूरेनियम के बाद के तत्वों को हम ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बालक? ऐसा इसलिए कहते हो कि ये सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। और रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है? ये तत्व अल्फा बीटा और गामा कणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ऐसे तत्व जो क्या करें? अल्फा बीटा एवं गामा कणों का क्या करें? उत्सर्जन करें। उनको आप क्या कहते हो? रेडियो एक्टिव कहते हो ना। तो आप यदि एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें और एक्टिनाइड श्रेणी में भी चौथे तत्व यूरेनियम के बाद की बात करें तो सभी तत्व क्या हैं? रेडियो सक्रिय है, रेडियो एक्टिव है, और ये क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करने का कार्य करते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में और एक्टिनाइड श्रेणी में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वो है लैंथेनाइड संकुचन व एक्टिनाइड संकुचन। संकुचन का मतलब इस सिकुड़ने से है ना बालक? संकुचन का मतलब किससे है? सिकुड़ने से। आप कहते हैं ना हृदय में संकुचन होता है, अनुशिथिलन होता है। संकुचन होता है और अनुशिथिलन होता है। यानी संकुचन होगा तो आकार कम, आकार क्या? छोटा, और अनुशीतलन होगा तो आकार क्या? तो जो लैंथेनाइड है ना बालक, इनकी परमाणु त्रिज्याएं श्रेणी में अगर क्रमवार चलोगे तो निरंतर कुछ तत्वों तक कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसके पश्चात लगभग समान रहती हैं, फिर बढ़ना क्या हो जाती हैं? प्रारंभ हो जाती हैं। तो जो बढ़ोतरी होता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जो कमी होती है ना बालक वो थोड़ी अधिक होती है, जिससे आकार पहले अधिक, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, और फिर यहाँ समान होके फिर इसमें बढ़ोतरी होती रहती है परमाणुओं की आकृति में। तो चूंकि एक निरंतर कमी आती है लैंथेनाइड के तत्वों में व एक्टिनाइड के तत्वों में, और इस निरंतर कमी को ही आप क्या कहते हो? लैंथेनाइड संकुचन कहते हो। क्या कहते हो? लैंथेनाइड संकुचन कहते हो। ये परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में कमी के कारण होता है। आयनिक त्रिज्या यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब तो आयन बनेगा, और धातुओं का ये गुण होता है बालक इलेक्ट्रॉन को त्यागना। आप जब भी धातुओं के गुणधर्म पढ़ते हो तो सबसे पहली बात आप बताते हो कि ये विद्युत धनी होते हैं, और विद्युत धनी कब होंगे? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागेंगे तो विद्युत धनी होंगे क्या? नहीं होंगे। और ये विद्युत धनी होते हैं बालक, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तो त्यागेंगे, प्रोटॉन को त्याग पाएंगे क्या? नहीं त्याग पाएंगे। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित।
तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई कि नहीं हुई। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया आकर्षण बल बढ़ता जाएगा ना, तो आकर्षण बल बढ़ने के कारण इनका जो आकृति है वो क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। और आप कहते हो लैंथेनाइड में संकुचन हो रहा है, और इस संकुचन को ही क्या कहते हो, लैंथेनाइड संकुचन कहते हो। और यदि ये एक्टिनाइड में हो रहा है तो उसको आप क्या कहते हो, एक्टिनाइड संकुचन कहते हो। यही मुख्य ए ब्लॉक में था, इससे अधिक कुछ पूछा नहीं जाता है। आप उत्प्रेरकीय गुण के बारे में बात कर चुके हो पहले भी, एफ ब्लॉक के भी तत्व उत्प्रेरकीय गुण को दर्शाते हैं। आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का, यानी कि आयनन एंथैल्पी का, आयनन ऊर्जा का बात करते हो। जब भी आयनन एंथैल्पी की बात करते हो तो आप 11th में भी आयनन एंथैल्पी को पढ़े हो कि यदि कोई तत्व है वो अपने गैसीय तलस्थ अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर रहा है, त्याग रहा है, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन निकला क्या, नहीं निकला ना। तो प्रोटॉन नहीं निकला तो उसकी आकर्षण ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऊर्जा हमको और अधिक खर्च करनी पड़ती है। यानी किसी तत्व की यदि प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करें और द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें तो प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होगा द्वितीय आयनन एंथैल्पी। इस बात को समझो, ये कोई तत्व है, ये कोई तत्व है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी हुई। आप बताओ नाभिक में प्रोटॉन की कमी हुई क्या, नहीं हुई। और प्रोटॉन की कमी नहीं हो तो जो और इलेक्ट्रॉन है उस पे इसका आकर्षण बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बालक। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में और अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी ना। तो जो आयनन एंथैल्पी है, प्रथम आयनन एंथैल्पी द्वितीय आयनन एंथैल्पी प्रथम आयनन एंथैल्पी से हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ये अध्याय क्या होता है, समाप्त होता है। हम अगले लेक्चर में देखेंगे उपसह संयोजन यौगिक, या उसी को आप जटिल यौगिक कहते हो, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उससे 7 से 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कहने के लिए तो 7-8 नंबर, यूपीएससी ले लो तो 10-12 नंबर तक प्रश्न बन जाते हैं, जहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आप उसे जरूर देखिएगा।